नॉर्थ वेस्ट अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 को टेक ऑफ किए अभी कुछ ही मिनट्स हुए थे कि जहाज में पीछे बैठे एक आदमी ने एयर होस्टेस को बुलाया और उसके हाथ में एक नोट थमा दिया। उस नोट में लिखे ऐसे कौन से चंद अल्फाज थे जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया, और ऐसी क्या वजह थी कि दुनिया की जानी मानी इंटेलिजेंस भी आज तक उस आदमी को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ पाई। 24 नवंबर 1971 को डैन कूपर नामी एक शख्स नॉर्थ वेस्ट अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचता है और पोर्टलैंड से सिएटल की एक टिकट खरीदता है। डैन कूपर बाजारी तौर पर एक खामोश आदमी लग रहा था। डैन ने ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ एक बिजनेस सूट पहन रखा था। 1970s में अमेरिका की डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर कोई खास सख्ती नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। डैन कूपर इस जहाज पर सवार हुआ और अपनी पसंद की बुक की हुई सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपने लिए एक अपनी पसंदीदा ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। 1970s में सिगरेट पीने पर भी कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। फ्लाइट अपने डिसाइडेड वक्त के मुताबिक 2:50 पर टेक ऑफ कर गई। फ्लाइट में 37 पैसेंजर्स और बाकी क्रू मेंबर्स सवार थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट्स बाद डैन ने अपने पीछे बैठी एयर होस्टेस को बुलाया और उसके हाथ में एक नोट थमा दिया। इस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शॉफनर था। शुरू में तो फ्लोरेंस को यह लगा कि शायद यह आदमी इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने वो नोट खोल कर पढ़ा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। उस नोट में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। फ्लोरेंस जब डैन कूपर के पास आके बैठी तो डैन ने अपना ब्रीफकेस खोल के दिखाया, जिसमें 8 डायनामाइट स्टिक्स और एक डेटोनेटर था। इन शॉर्ट जहाज हाईजैक हो चुका था। डैन ने फ्लोरेंस को अपनी टोटल 3 डिमांड्स बताई। नंबर 1, उसको 5 बजे से पहले $2 लाख चाहिए थे। नंबर 2, 2 पैराशूट्स, और नंबर 3, सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। फ्लोरेंस ने डैन की ये डिमांड्स अपने पास एक पेपर पर नोट कर ली और कॉकपिट में बैठे फ्लाइट कैप्टन विलियम स्कॉट के पास लेकर गई। फ्लाइट में मौजूद एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैक्लाउ था, वो एक इंटरकॉम लेके डैन कूपर के पास गई, जो डैन और फ्लाइट कैप्टन के बीच में बात करने का जरिया बना। डैन कूपर से बात करने के बाद कैप्टन ने सिएटल एयरपोर्ट पर राब्ता किया और उन्हें सारे माजरे के बारे में बताया, जिस पर सिएटल एयरपोर्ट ने FBI से राब्ता किया और जहाज में चल रही इस वक्त की हाईजैकिंग का बताया। याद रहे कि ये अमेरिका का पहला हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इस पर FBI ने डैन कूपर की सारी डिमांड्स पूरी करने का फैसला किया, जिस पर FBI को भी पता था कि जहाज आखिर कहीं ना कहीं तो लैंड होना ही है, तो डैन कूपर उनके हाथों से बचकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। नॉर्थ वेस्ट अमेरिकन एयरलाइंस की ये फ्लाइट, जिसको अगले 45 मिनट के अंदर सिएटल एयरपोर्ट उतरना था, 1.5 घंटे से सिएटल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। जहाज में मौजूद जब बाकी के पैसेंजर्स ने ये पूछना शुरू किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से फ्लाइट को लैंड होने में देर हो रही है, तो उन्हें बताया गया कि किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से उनको लैंड करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन उनको क्या पता था कि जिस प्लेन में वो मौजूद हैं वो प्लेन इस वक्त हाईजैक हो चुका है। FBI ने नेशनल बैंक ऑफ सिएटल से $20 के 10,000 नोट निकलवा लिए और उन सब नोटों के सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए। FBI ने सोचा कि अगर डैन कूपर इनके हाथों से बच भी निकलता है तो आखिर वो नोट कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ही, जिसकी वजह से उसको अमेरिका के किसी भी शहर से पकड़ा जा सकता था। सिएटल एयरपोर्ट के करीब एक स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट्स भी अरेंज कर लिए गए। 5:45 के ऊपर जब फ्लाइट लैंड हुई तो वादे के मुताबिक डैन को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट्स दे दिए गए, और साथ ही साथ रिफ्यूलिंग ट्रक की मदद से जहाज को भी रिफ्यूल कर दिया गया था, जिस पर डैन कूपर ने बाकी के सारे पैसेंजर्स को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी। लेकिन जहाज से पैसेंजर्स के उतरते ही डैन कूपर ने फ्लाइट कैप्टन को एक दफा फिर जहाज को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया। इस वक्त रात हो चुकी थी। डैन ने इंटरकॉम के जरिए फ्लाइट कैप्टन को कुछ अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ अनोखे से। डैन की डिमांड थी कि जहाज के लैंडिंग गियर्स खुले रहें, जहाज का एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई 10,000 फीट, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर, और जहाज को सीधा मैक्सिको एयरपोर्ट ले जाया जाए। लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से जहाज को मैक्सिको सिटी लेकर जाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सिएटल एयरपोर्ट से मैक्सिको एयरपोर्ट की दूरी 3200 किलोमीटर थी, जिस पर फ्लाइट कैप्टन विलियम स्कॉट ने डैन को 2 रिफ्यूलिंग ऑप्शंस दी, रिनो और फिनिक्स। डैन रिनो पर राजी हो गया। जहां जहाज में ये सारा माजरा चल रहा था वहां FBI और लोकल अथॉरिटीज भी अपना काम भरपूर जिम्मेदारी के साथ निभा रही थी। जहाज के पीछे 2 फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि फाइटर जेट्स फास्ट ट्रेवलिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं,
तो उनको दूसरी फ्लाइट की स्पीड मेंटेन करने में मुश्किल पेश आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने फ्लाइट के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इतने में डैन कूपर ने अपने पास बैठी एयर होस्टेस टीना मैक्लो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां पे दूसरी एयर होस्टेस और फ्लाइट कैप्टन मौजूद थे। कॉकपिट में एंटर होने से पहले जब आखिरी दफा टीना मैक्लो ने पीछे मुड़कर देखा तो डैन अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद डैन कूपर ने जहाज का स्टेयरकेस खोला और वहां से छलांग लगा दी। 3 घंटों के बाद जब जहाज लैंड हुआ तो पूरे के पूरे जहाज को अच्छी तरह से चेक किया गया, लेकिन वहां पे ना ही कोई डैन कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब। अगर कुछ पीछे रह गया था तो डैन के पिए हुए कुछ सिगरेट बर्ड्स और उसकी एक टाई। पर बात यह है कि कूपर गया तो गया कहाँ। जहाज का स्टेयरकेस खुला रह जाने की वजह से एक चीज तो कंफर्म थी कि डैन ने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं जंप किया होगा। जहाज में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर से जब इंटरव्यू लिया गया तो डैन कूपर के हुलिये के मुताबिक उसका एक स्केच भी बनवाया गया, लेकिन सिएटल और रीनो के बीच में जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से एफबीआई को एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करना जरूरी था। लेकिन ये चीज जानना ज्यादा मुश्किल नहीं थी क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था और सिएटल से रीनो का जो पाथ था वो प्री रिकॉर्डेड था और डैन के दिए गए अपने इंस्ट्रक्शंस की वजह से जहाज का एल्टीट्यूड और स्पीड तो पहले से मालूम थी और फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से ये भी पता लगा लिया गया कि जहाज का स्टेयरकेस 8:10 पर खोला गया था, जिसकी वजह से एफबीआई ने डैन कूपर की एक स्पेसिफिक लोकेशन का अंदाजा लगाया और वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये एक 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जो घने जंगलात और पहाड़ों पर शुमार था। एफबीआई और लोकल अथॉरिटीज ने इस सारे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन फिर से ना डैन कूपर मिला, ना पैसे, ना ही कोई बॉम्ब। इवन के इस एरिया में टेम्परेचर इतना लो था कि सबको लग रहा था कि अगर डैन कूपर यहाँ हुआ भी सही तो अब तक मर चुका होगा। लेकिन इसके बाद वो हुआ जो किसी के ज़हन व गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों से मदद मांगना शुरू कर दी। डैन का बनवाया गया स्केच और डैन को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर्स न्यूज़पेपर्स में शाया कर दिए गए और डैन के बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन देने पर एक हैंडसम रिवॉर्ड रख दिया गया, या अगर इन स्पेसिफिक सीरियल नंबर्स में से कोई भी नोट कहीं भी खर्च होता है तो अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को फ़ौरन से बताया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन नोटों में से एक भी नोट खर्च नहीं हुआ अनटिल साउदर्न वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के पास एक बीच है जिसे टीना बार बीच कहते हैं। वहां पे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उस बच्चे को 3 20-20 डॉलर्स के बंडल्स मिलते हैं। ये टोटल $5,800 थे। बच्चे के पेरेंट्स जब ये नोट लेकर एफबीआई के पास पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पे ये वही नोट थे जो 9 साल पहले एफबीआई ने डैन कूपर को दिए थे। पहले तो एफबीआई को ये लगा कि जब डैन ने जहाज से जंप किया होगा तो उसमें से कुछ बंडल्स निकलकर कोलंबियन रिवर में आकर गिर गए होंगे, लेकिन बाद में एक चीज नोटिस की गई, वो ये थी कि कोलंबियन रिवर का जो फ्लो था वो ऑपोजिट था और इन नोटों का ऑपोजिट डायरेक्शन में बहना इम्पॉसिबल सी बात थी क्योंकि कोलंबियन रिवर का जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा था। हाईजैकिंग के 3 साल बाद यानी 1974 में टीना बार बीच में कुछ खुदाई का काम किया गया था और यहाँ के एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और ये पैसे इसी रेत के अंदर से मिले थे। अब एफबीआई के लिए ये केस सोल्व होने की बजाय मजीद उलझता चला गया। एफबीआई को ये भी लगने लगा कि शायद डैन कूपर या उसके किसी साथी ने खुदाई के दौरान इस रेत में आकर पैसे छुपा दिए होंगे ताकि केस मजीद उलझ सके और एफबीआई जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। बहुत सी थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि कूपर एक ट्रेन्ड मिलिट्री ऑफिसर था क्योंकि जो पैराशूट वो साथ लेकर गया था वो एक NB8 मिलिट्री पैराशूट था और ये पैराशूट इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल था कंपैरेटिवली टू द पैराशूट जो वो पीछे जहाज में छोड़कर गया था। इस केस को आज 50 साल हो गए हैं और आज तक एफबीआई ने ये केस क्लोज नहीं किया और एफबीआई की वेबसाइट पर आज तक इस केस की तमाम तरह डिटेल्स मौजूद हैं। एविडेंस के तौर पर एफबीआई के पास डैन कूपर के एक स्केच के अलावा सिर्फ वो टिकट है जिस पर उसने खुद अपना नाम लिखा था। इसके अलावा ना ही डैन कूपर का आज तक कोई सुराग मिला और ना ही बाकी के 9,710 नोट कहीं खर्च किए गए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो जहां तक मुझे लगता है कि डैन कूपर नामी कोई शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इस पूरी की पूरी हाइट में क्रू मेंबर्स खुद इन्वॉल्व थे। ये तो हुई मेरी थ्योरी। आप लोग अपनी अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।